सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो। ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। भारत का शरारती मंसूबा बिल्कुल तैयार था। भारतीय जर्नैल अपने वजीर दिफा अरुण नेहरू, इंदिरा गांधी के सपूत भारतीय वजीर आजम मिस्टर राजीव गांधी और रॉ की पुष्टपनाही से पाकिस्तानियों को इश्तियाल दिलाकर एक महदूद जंग का आगाज करते हुए अपने असल मंसूबे ऑपरेशन ट्राइडेंट पर अमल करने के लिए पर तोल रहा था। भारतीयों का मंसूबा था कि पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के नतीजे में पाई जाने वाली कैफियत को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के साथ झगड़ा किया जाए और सुंदर जी के खुफिया मंसूबे ट्राइडेंट पर अमल करते हुए फरवरी 1987 को सुबह 4:30 बजे पहले गिलगित फिर स्कर्दू पर हमला करके वहां कब्जा कर लिया जाए। इस मंसूबे में सियाचिन में मौजूद भारतीय फौजों ने अहम किरदार अदा करना था। जनरल सुंदर जी अहमकों की जन्नत में रहने वाला भारतीय जर्नैल था। ये समझ रहा था कि 2 हफ्तों में पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और शुमाली इलाका जात में भारतीय फौजें काबिज हो जाएंगी। अगर तो पाकिस्तान जंग को महदूद यानी शुमाली इलाका जात तक रखने पर तैयार होता है तो सुभान अल्लाह, और अगर पाकिस्तान इस जारिहत के जवाब में पंजाब पर हमलावर हो जाए तो जनरल सुंदर जी अपने असल मंसूबे यानी ब्रास टैक्स पर अमल शुरू कर दें, जो बुनियादी तौर पर एक अजीम हरबी मंसूबा था। उस मंसूबे के मुताबिक शुमाली इलाका जात पर हमला करके पाकिस्तान को सिंध में फौजी ताकत कमजोर करके दूसरे महाजों पर मजबूत करना पड़ती और भारतीय फौजें इस कमजोरी का फायदा उठाकर सिंध में घुस जाती। जनरल सुंदर जी ने अपने वजीर आजम को बताया था कि वो 3 दिनों में मीरपुर खास और फिर 7 दिनों में हैदराबाद पर कब्जा कर लेगा। इस दौरान भारतीय नेवी कराची की तरफ बढ़ती और भारतीय सुर में सिंध को पाकिस्तान से काटकर अलग कर देते। ये थे वो ख्वाब जो अहमक भारतीय जर्नैल देख रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका वास्ता किस फौज से आन पड़ा है। सियाचिन में अपनी जारहियत से उन्होंने सबक सीखने की बजाय अब सियाचिन ही नहीं तमाम शुमाली इलाका जात पर कब्जे का घिनौना मंसूबा बनाया था। भारतीय फौज के कुल 35 डिवीजन थे। एक आरजी बख्तरबंद डिवीजन उसके अलावा है। इस तरह से कुल 36 डिवीजन भारत के पास मौजूद हैं। उनमें से 9 डिवीजन, जिनमें 23वां डिवीजन भी शामिल है, आमतौर पर भारत के मशरिक में रखे जाते हैं। बाकी में से 2 को छोड़कर सब जनवरी 1982 तक मगरिब में पहुंचा दिए गए। अलबत्ता आखिरी डिवीजन नंबर 9 मैसूर में रहा, जहां से उसे तेजी से महाजे जंग पर लाया जा सकता था। ब्रास टैक्स और उससे मरबूत दूसरी मशकों में 12 डिवीजन और एक फजाई हमलावर डिवीजन ने हिस्सा लिया। करीबन 8 डिवीजन फौज के साथ पाकिस्तान पर हमले की मशक की जा रही थी। शुमाल की तरफ भटिंडा से 10वीं कोर को इसमें शामिल होना था, जबकि भूज की तरफ से 5वीं कोर, जिसे साउथ कोर कमांड कहा जाता है, उसने मुतहर्रिक होना था। इस तरह भारत की करीबन 13 डिवीजन फौज फाजिल का महाज के गिर्द मंडलाने लगी थी, जबकि भारतीय उसे महज 2 कोर और 6 डिवीजन बता रहे थे। अलबत्ता ये एहसास भारतीय हेडक्वार्टर में पाया जाता था कि वो पाकिस्तान को इस मसले पर बेवकूफ नहीं बना सकते। ये 1939 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इज्तिमा था। नॉर्वे से तुर्की तक नाटो की मशकों में 1,20,000 फौजी हिस्सा लेते हैं, जबकि भारत 5 लाख फौज के साथ जंगी मशकें करने जा रहा था। जनरल सुंदर जी को अब इंतजार था कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो और वो अपने असली मंसूबे ट्राइडेंट पर अमल करे। लेकिन पाकिस्तान ने देखो और इंतजार करो की बेहतरीन पॉलिसी अपनाकर भारतीय जर्नैलों को ऐसा आसाब शिकन झटका दिया जिसने सारे भारत को बौखला कर रख दिया। दरअसल उस सारी मश्क की बुनियाद रॉ की वो इत्तला थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने पंजाब के खालिस्तानी हुर्रियत पसंदों की मदद करने के लिए 27 जनवरी 1987 को अमृतसर पर हमला करना था। दिल्ली इस खतरे से लर्जा बरंदाम थी कि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तानी हमले के साथ ही सिख यूनिटें बगावत कर देंगी और भारत की अगली फौज दूर सहराई इलाके में होने की वजह से बर वक्त मदद को नहीं पहुंच सकेगी। इस तरह ये खतरा मौजूद था कि पाकिस्तानी कहीं दिल्ली तक ही न पहुंच जाएं। इस खतरे को पाकिस्तान ने अच्छी तरह कैश करवाया।
जनरल सुंदर जी की तवक्कुआत के बरक्स पाकिस्तान ने हमला न किया और भारतीय फौज की इतने वसी पैमाने पर नकलो हरकत ने भारत का इक्तिसादी भुरकस निकालकर उसके घुटने जमीन से लगा दिए। फरवरी के आगाज में ही एक गोली चलाए बगैर पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली और पाकिस्तान की शराइत पर भारत को अपनी फौज सरहदों से वापस बुलाना पड़ी। पहले ही मरहले पर बख्तरबंद डिवीजन नंबर 1 और 24वीं डिवीजन को एक इन्फेंट्री डिवीजन के साथ शुमाल की तरफ रवानगी का हुक्म मिलने से इस मश्क की अफादियत ही खत्म हो गई। अखनूर और पठानकोट पर भारतीय फौजी इज्तिमा करना पड़ा और इस सब के इवज पाकिस्तान ने सिर्फ हेडमराला और नारोवाल से अपने पैदल दस्ते वापस बुला लिए। भारत को अपना छठा बख्तरबंद पहाड़ी डिवीजन बरेली वापस भेजना पड़ा, जबकि पाकिस्तान ने अपना छठा बख्तरबंद डिवीजन और 17वां पैदल डिवीजन खारियां और गुजरांवाला की छावनियों को वापस लौटा दिया, जहां से सरहदों तक वो बहरहाल भारतीय डिवीजन से जल्दी और बर्क रफ्तारी से पहुंच सकते थे, क्योंकि दोनों छावनियां मैदानी जंग से ज्यादा दूर नहीं है। भारतीय तिलमिलाए हुए सांप की तरह बल खाकर रह गए। वो बहुत कुछ चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते थे। जनरल सुंदर जी के सारे दावे धरे के धरे रह गए। उसने अलबत्ता सियाचिन पर किस्मत आजमाई का फैसला कायम रखा। इस तरह वो अपने नाम पर कोई न कोई फतह हासिल करने के लिए उतावला हुआ जाता था। प्रमोद एक मर्तबा फिर मैदान में मौजूद था। इस मर्तबा वो प्रमोद की बजाय खन्ना के नाम से काम कर रहा था, प्रदीप खन्ना। उसके पास गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों से इंजीनियरिंग की जाली डिग्रियां मौजूद थी और उसे उम्मीद थी कि वो कम से कम इतनी इंजीनियरिंग जरूर जानता है जिसके बलबूते पर अपने किसी भी सवाल जवाब करने वाले को आसानी से मुतमईन कर सके। इस मर्तबा उसे बहुत हसास ड्यूटी सौंपी गई थी। चूंकि उसे दिल्ली में ही काम करना था, इसलिए उसका हुलिया मुकम्मल तब्दील हो चुका था। अब वो क्लीन शेव की बजाय छोटी छोटी खूबसूरत दाढ़ी, जिसके आधे बाल करीबन सुनहरी थे, और यही हाल मूंछों का था, उसके साथ मैदान अमल में उतरा था। उसकी आंखों पर एक चश्मा मुस्तकिल जमा हुआ था और बालों की पोजीशन तब्दील हो चुकी थी। पहली नजर ही में वो एक लायक और ज़हीन तालिब इल्म दिखाई देता था। उसकी नशिस्त बर्खास्त का अंदाजा पहले से यकसर बदल चुका था। अब वो गुफ्तगू बड़े धीमे अंदाज में और बसा औकात अल्फाज को जरूरत के मुताबिक चबाते हुए करने लगा था। अगर गुरजीत सिंह उसके साथ सारा दिन भी गुजारता तो भी उसे इल्म न होता कि ये प्रदीप खन्ना नहीं बल्कि प्रमोद है। ये उसका कमाल फन था कि उसकी असलियत तक कोई न पहुंच पाता। इस मर्तबा उसे खुसूसी हिदायत के साथ मैदान में उतारा गया था। इस मिशन की अफादियत और अहमियत को उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि दुश्मन ने उसके मुल्क पर जारहियत का तबाहकुन मंसूबा तैयार कर लिया था। उसे शुमाली महाज पर दुश्मन के मुमकिना हमले की तफसीलात जानने के लिए मैदान में उतारा गया था। ब्रीफिंग लेने के लिए वो बतौर खास पाकिस्तान आया था, जहां उसके सर ने उसे ब्रिगेडियर कॉल की तस्वीर दिखाते हुए कहा था, इसका ताल्लुक भारतीय जनरल हेडक्वार्टर में स्ट्रेटेजिक ब्रांच के उस शोबे से है जिसने शुमाली महाज से मुताल्लिक मंसूबा बनाना होता है। रूस और अमेरिका में आला स्ट्रेटेजिक कोर्स करने वाले ब्रिगेडियर कॉल की सिर्फ एक कमजोरी है। प्रदीप ने बेचैनी से पहलू बदलकर पूछा, वो क्या सर? उस सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए उसके सर ने जब प्रदीप के कान में दिया तो उसके कान की लवें जवाब सुनकर सुर्ख हो गईं। प्रदीप ने कैका लगाते हुए कहा, बड़ी उलझन में डाल दिया सर आपने। उसके सर ने बड़े तयक्कुन से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है उसे मुतासिर करने में तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। कुदरत ने तुम्हें खूबसूरत ही नहीं खूबसूरत भी बनाया है। प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर, अगर आप समझते हैं तो ठीक ही होगा। उसके सर ने बड़ी संजीदगी से कहा, ब्रिगेडियर कॉल से शुमाली इलाका जात खुसूसन सियाचिन पर हमले का ब्लू स्केच हासिल करना हमारे लिए नागुज़ीर हो चुका है मायसन। सिगरेट सुलगाने के बाद उन्होंने अपना सिलसिला गुफ्तगू जारी रखा। सियाचिन में दुश्मन की जारहियत का इल्म तुम्हें अच्छी तरह है। भारतीय GHQ में मौजूद एक अहम सोर्स ने हमें मुत्तला किया है कि यहाँ किसी बड़ी कार्रवाई की खिचड़ी पक रहे हैं। भारतीय फौजों का सरहदी इज्तिमा सिर्फ मामूल की जंगी मशकें नहीं, इस मर्तबा खिलाफ तवक्को उन लोगों ने शुमाली इलाका जात को अपने हमले के लिए मुंतखब किया है और मेरे बेटे तुमने मंसूबे की जुज़ियात पाकिस्तान आर्मी तक पहुँचानी है। उन्होंने बराह रास्त प्रदीप की आंखों में झांका। प्रदीप के लिए अपने सर से हिदायत हासिल करके उन पर अमल करना मामूल बन चुका था, लेकिन आज तक उसने अपने सर को कभी इस तरह मुल्तजी लहजे में गुफ्तगू करते नहीं देखा था। वो उसे हुक्म देने की बजाय दरखास्त कर रहे थे। उसने अपने सर के एतमाद को अपने लहजे की मजबूती अता करते हुए कहा, आप मुतमईन रहें सर, इंशाल्लाह मैं कामयाब लौटूंगा। उसके सर ने कहा, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। मैंने हाईकमान को बड़े एतमाद के साथ कहा है कि हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। ये कहते हुए उन्होंने एक बड़ा और बंद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें ब्रिगेडियर कॉल से मुताल्लिक तमाम दस्तयाब मालूमात मौजूद हैं। उसका खानदानी पस मंजर, इब्तिदा से आज तक की जिंदगी, शादी, घर बार और सब कुछ जो भी हासिल हो सका।
तुम अपने कमरे में जाओ, अगले 2 घंटे ये लिफाफा तुम्हारे पास रहेगा। तमाम तफसीलात हिफ्ज कर लो, अपने दिमाग पर नक्श कर लो और आज रात ही रवानगी के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अफसोस है इस मर्तबा तुम्हें अपने घर वालों से मिलने का मौका भी नहीं मिल सका। यूं भी तुम 3-4 माह बाद भारत में मुस्तकिल कयाम के बाद वापस लौटे हो, लेकिन माय डियर सन, तुम जानते हो किसी न किसी को तो बहुत सी कुर्बानियों के अलावा अपने जज्बात की कुर्बानी भी देना पड़ती है। प्रदीप ने गंभीर लहजे में कहा, नो सर, आप ऐसा न सोचिए। अगर हम जैसे लोग भी अपने घरों के होकर रह गए तो इस मुल्क के लाखों करोड़ों घरों में रहने वालों का क्या होगा? किसी न किसी को तो बेघर होकर पाकिस्तान के घरों की हिफाजत करनी है। कर्नल साहब ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, यू आर ग्रेट माय सन। वो जानते थे कि प्रदीप किस तरह अपनी जान हथेली पर रख कर दुश्मन के दरमियान अपने मुल्क की आंखें बनकर घूम रहा है। उनसे ज्यादा उसकी अजमत का एहसास और किसे हो सकता था। कभी कभी कर्नल साहब को उस पर रहम भी आता था। वो भी आम पाकिस्तानी नौजवान की तरह एक नौजवान था जिसने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आर्मी ज्वाइन की और फिर खुद को रज़ाकाराना तौर पर जासूसी के लिए पेश कर दिया। अपने वतन से मोहब्बत, अपने मकसद से लगन और ये एहसास कि उनके हमसाये में एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो उसके मुल्क को अपनी मर्जी की जिंदगी चलने का हक ही देने के लिए तैयार नहीं। एक पुलिस ऑफिसर का बेटा होने के नाते उसे शायद विरासत में तजस्सुस मुंतकिल हुआ था। उसने पहले 2-3 मिशन ही करके खुद को एक बेहतरीन एजेंट की हैसियत से मनवा लिया था। आज से 1.5-2 साल पहले जब उसने गुरजीत से प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली मीटिंग के अहम शुरका की तफसील हासिल की थी, उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि उसने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अब उसे करीबन 2 साल के बाद दिल्ली ही जाना था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने फाइल की वर्क गर्दानी शुरू की जो ब्रिगेडियर कॉल से मुताल्लिक मुमकिना इत्तलात पर मुश्तमिल थी और लिफाफे से वो फोटोग्राफ निकाल कर देखने लगा जिनके जरिए ब्रिगेडियर और उसके घर वालों का तारुफ करवाया गया था। ब्रिगेडियर कॉल की एक ही बेटी राधिका कॉल थी। प्रदीप की नजरें उसकी तस्वीर पर जमकर रह गईं। राधिका ने मगरबी लिबास पहना हुआ था। वो दिल्ली की मकामी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल कर रही थी और फाइनल ईयर की तालिबे इल्म थी। प्रदीप ने उसकी तस्वीर को गौर से देखने के बाद एक लंबा सांस लिया और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसने राधिका को पायदान बनाकर ब्रिगेडियर कॉल के घर में दाखिल होने का मंसूबा फिल वक्त तरतीब दे दिया था और दिल ही दिल में उससे मुताल्लिक प्लानिंग भी कर ली थी। उसकी कोई प्लानिंग मुस्तकिल नहीं होती थी और यही उसकी कामयाबी की बुनियाद भी थी। वो हालात और वाकयात के मुताबिक ही कोई मंसूबा तैयार करता था और हालात और वाकयात के साथ ही उसे तब्दील या खत्म भी कर दिया करता। उस फाइल में मौजूद तमाम तफसीलात उसके जहन पर नक्श हो चुकी थी। उसने कमाल का हाफिजा पाया था। अब वो ब्रिगेडियर कॉल और उसकी बेटी को हजारों लोगों के हुजूम में आसानी से शनाख्त कर सकता था। 2 घंटे गुजरने का एहसास भी न हुआ जब आहिस्तगी से उसके कमरे का दरवाजा खुला और कर्नल साहब मुस्कुराते हुए चेहरे से अंदर दाखिल हुए। उम्मीद है तुम्हें अपने मतलब की चीज मिल गई होगी। उन्होंने प्रदीप की तरफ मुस्कुराहट उछाली। प्रदीप उनकी बात का मतलब समझकर मुस्कुराया। यस सर। कर्नल साहब बोले, राधिका कॉल ने अपनी इब्तिदाई तालीम कॉन्वेंट में हासिल की है। उसकी सारी तालीम दिल्ली में मुकम्मल हुई है। उसे भी अपनी माँ की तरह अपने बाप की आदत खबीसा का इल्म है, लेकिन इस घराने के जदीद तहजीब का रसिया होने की वजह से वो लोग इसका बुरा नहीं मानते। ब्रिगेडियर कॉल की बीवी भी बड़ी सोशल खातून है और राधिका से मुताल्लिक भी यही बावर किया जाता है। हमारे पास दिल्ली के मकामी डिस्को में उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। उमूमन दोनों माँ बेटी इकट्ठी सोशल तकारीब में जाती हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं। गुज़श्ता दिनों किसी महफिल में दोनों की आपस में तल्ख कलामी भी हो गई थी। मिसेस कॉल जब पीने पर आए तो उठने का नाम नहीं लेती और राधिका को अपनी माँ की बला की शराब नोशी पसंद नहीं। कर्नल साहब ने उसे कॉल खानदान से मुताल्लिक ऑफ द रिकॉर्ड मालूमात भी बहाम पहुंचा दी। उनका होमवर्क मुकम्मल, बेहतरीन और काबिल तहसीन था। अपने टारगेट पर वो बड़ी दिलजमई से काम किया करते थे। यही उनकी कामयाबी का राज था। उन्होंने प्रदीप का आधा मिशन तो यही मुकम्मल कर दिया था, क्योंकि ये मालूमात हासिल करने में प्रदीप को खासी मेहनत करनी और खतरात मोल लेना पड़ते। उसने सर का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सर, आपने तो सारा काम ही कर दिया। कर्नल साहब बोले, राइट नाउ गेट रेडी। ये उनकी तरफ से मखसूस इशारा था। वो कमरे का दरवाजा बंद करके चले गए। प्रदीप ने कमरे के दरवाजे को लॉक किया, अपने कपड़ों का जायजा लिया और चंद रोज पहले ही भारत से अपने लिए खरीदा हुआ रेडीमेड सूट पहनकर बाहर निकल आया। मकामी तर्ज का कुर्ता पाजामा पहनने के बाद उसकी शनाख्त बिल्कुल नामुमकिन होकर रह गई थी। शाम ढल रही थी जब वो अपने मुख्तसर से थैले के साथ कमरे से कुछ फासले पर खड़ी जीप में सवार हो गया। जीप कर्नल साहब खुद चलाते हुए सरहदी इलाके के एक रेस्ट हाउस तक आए थे, जहां से उसे मकामी पोस्ट वालों ने वसूल किया और उस रात आसानी से प्रदीप सरहद उबूर करके भारत पहुंच गया, जहां की कोई शय उसके लिए अब अजनबी नहीं रही थी। दिल्ली के उस मॉडर्न इलाके में उसे फ्लैट तो किराए पर मिल गया, लेकिन यहाँ का किराया बॉम्बे से भी ज्यादा था। उसे वहाँ के चप्पे चप्पे से आशनाई थी, इसलिए क़याम में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई।
अलबत्ता उसने अपनी तमाम शनाख्त बदल डाली थी और अब नई शनाख्त और हवाले से काम करने जा रहा था। कैंटोनमेंट एरिया की भारती ग्राउंड के एक कोने में बने उन फ्लैटों का इंतखाब उसने खूब सोच समझ कर किया था, क्योंकि उस ग्राउंड के शुमाली जानिब जो खूबसूरत बंगले दिखाई दे रहे थे उनके अकब में ब्रिगेडियर कॉल की रिहाइश थी और कर्नल साहब ने उसे बताया था कि ब्रिगेडियर साहब सैर करने के लिए सुबह वहां का चक्कर जरूर लगाते हैं। इस दौरान उनकी साहबजादी भी उनके हमरा होती हैं। अल सुबह वो अपने फ्लैट की खिड़की में अपनी दूरबीन के साथ मौजूद था। 15 मिनट के आसाब शिकन इंतजार के बाद बिलाखिर उसे बाप बेटी सड़क के एक कोने से बरामद होकर गेट से ग्राउंड में दाखिल होते दिखाई दिए। दोनों तेज तेज चलते ग्राउंड की तरफ आते हुए आपस में बातें भी करते जा रहे थे और ग्राउंड में दाखिल होते ही उन्होंने जॉगिंग शुरू कर दी। प्रदीप ने नोट किया कि दोनों बाप बेटी अलग अलग चक्कर में भाग रहे थे। ये उसके लिए बड़ी खुशाइन बात थी। करीबन आधा घंटा वहां गुजारने के बाद वो जिस तरह आए थे उसी तरह वापस लौट गए और प्रदीप ने अपने कमरे में मौजूद टीवी का स्विच ऑन कर दिया। अपना नाश्ता खुद ही तैयार करके खाने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आ गया। अब उसने पैदल ही उस इलाके का सर्वे करने का फैसला किया। ये इलाका तो उसके लिए नया नहीं था, इससे पहले भी वो 2-3 मरतबा इस तरफ आ चुका था। यहाँ की आबादी से उसका तारुफ नहीं हुआ था, अलबत्ता ये बात वो जानता था कि यहाँ भारतीय फौज के आला अफसरान के बंगले ज्यादा हैं। बाकी बंगलों में भी सरकारी अफसरान ही रहते थे जिनका ताल्लुक डिफेंस सर्विसेज से ही था। अगले रोज वो दोनों बाप बेटी की आमद से पहले ही ग्राउंड में ट्रैक सूट पहने जॉगिंग कर रहा था। दोनों को अंदर दाखिल होते देखकर उसने पहले से तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक पोजीशन संभाल ली। आज भी राधिका कॉल कल वाले रास्ते की तरफ बने ट्रैक पर अपने बाप से अलहदा भागते हुए चक्कर लगा रही थी। अभी उसने दूसरा चक्कर मुकम्मल ही किया था जब उसकी मुखालिफ समत से अचानक एक दरख्त के अकब से प्रदीप नमूदार हुआ और वो राधिका से इस तरह टकराया था कि खुद उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ड्रामा इतनी ज्यादा हकीकत इख्तियार कर जाएगा। राधिका तो थोड़ा सा डगमगा कर संभल गई थी, लेकिन प्रदीप की कलाबाजी लगी और वो राधिका के बाएं तरफ वाली ढलवान से फिसल कर पुख्ता रास्ते पर मुंह के बल गिरा, जिससे उसकी नाक पर चोट आई और बाकायदा खून बहने लगा। उसकी ऐनक एक तरफ गिरी हुई थी और वो खुद उठने की कोशिश कर रहा था। इस बात का एहसास उसे अभी तक नहीं था कि उसके नाक से खून भी बहने लगा है। अलबत्ता ये जान चुका था कि उसने अंदाजे से कुछ ज्यादा ही लंबी छलांग लगा दी थी। राधिका इस अचानक हादसे से चंद लम्हों के लिए तो बौखला ही गई थी, लेकिन फिर वो संभल गई। उसके नजदीक एक खूबसूरत और शक्ल से मुहज्जब दिखाई देने वाला नौजवान मुंह के बल गिरने के बाद उठकर अपनी ऐनक तलाश कर रहा था। राधिका को अफसोस हुआ, बोली आई एम सॉरी। उसने प्रदीप के नजदीक पहुंचकर जमीन पर गिरी हुई उसकी ऐनक उसकी तरफ बढ़ाई। प्रदीप ने ऐनक अपनी नाक पर जमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद मेरी ही गलती है। आदमी को एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। राधिका को न जाने क्यों उसमें दिलचस्पी सी महसूस हुई। बोली क्या मतलब? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि जॉगिंग करते हुए कुछ और नहीं सोचना चाहिए। राधिका को अचानक ही उसकी नाक का ख्याल आ गया। बोली आपकी नाक से खून बह रहा है। उसने नाक पर हाथ रख कर बड़ी इनकिसारी से कहा, ओ सॉरी। राधिका हैरान थी कि वो आखिर उसे किस बात पर सॉरी कह रहा है। न जाने क्यों उसे ये नौजवान दूसरों से कुछ अलग सा दिखाई दिया। राधिका खुली तबीयत की लड़की थी और उसे दूसरों से जल्द घुल मिल जाने का फन आता था। बोली अगर आप बुरा न माने तो ये बता दें कि क्या सोच रहे थे। वो बोला दरअसल मैं चंद रोज पहले ही लंदन से आया हूँ, इंजीनियर हूँ। अपने देश की मोहब्बत में माता पिता को नाराज करके आ गया। गुज़श्ता 15 रोज से मेरे साथ जो कुछ हो चुका है उसके बाद से मैं सोचने लगा हूँ कि मैं गलत था या मेरे माता पिता। उसने अपने ट्रैक सूट की आस्तीन से नाक से बहने वाला खून साफ किया और राधिका की तरफ बड़ी मासूमाना नजरों से देखा। राधिका की दिलचस्पी बढ़ने लगी। बोली अरे इसमें सोचने की बात क्या है, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन अब तो आपने जो करना था वो कर लिया। उसने बड़े मुहज्जब लहजे में राधिका की तरफ देखकर कहा, बहरहाल मुझे अफसोस है कि आपकी वर्जिश भी खराब हुई, प्लीज आप जारी रखिए। राधिका ने उसे मुस्तकबिल की दोस्ती के लिए चुन लिया था, इसलिए बोली ओ नो, आप इतने परेशान ना हो। बाय द वे आपका नाम क्या है? उसने अपना हाथ राधिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्रदीप खन्ना। राधिका ने गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। बोली मेरा नाम राधिका है मिस्टर प्रदीप। प्रदीप ने कहा, इसे मामूल की बात न जानिए, मुझे वाकई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। हालांकि मुलाकात या तारुफ करने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं था। राधिका ने हंसकर दांतों के मोती चमकाए बोली, और मैं भी आपसे यही कुछ कहना चाहती थी। वो अब प्रदीप के साथ ही बेंच पर बैठ गई। बोली आप रहते कहाँ हैं? प्रदीप बोला, मैंने बताया ना, सेंट्रल लंदन में। यहाँ मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया है। कुछ रिश्तेदार हैं भारत में, लेकिन अच्छा नहीं लगता किसी पर बोझ बनना। प्रदीप ने ग्राउंड की शुमाली समत पर मौजूद फ्लैट्स की तरफ हाथ की उंगली से इशारा करते हुए कहा। राधिका ने मशरिक की समत इशारा किया। अरे आप तो हमारे हमसाए ही हुए, मेरा घर उस तरफ है। अचानक ही उनके अकब से आवाज बुलंद हुई, खैरियत बेटी? प्रदीप ने गर्दन घुमाई। उनके सामने ब्रिगेडियर कॉल खड़ा था। राधिका ने उसे अपने बाप का तारुफ करवाते हुए कहा, पापा मिस्टर प्रदीप।
ब्रिगेडियर कॉल ने अपना हाथ मुसाफिर के लिए उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसके सरापे का जायजा खा जाने वाली नजरों से लिया और उसे मुंतखब कर लिया। प्रदीप के नक्शो निगार और जिस्मानी फिटनेस ने उसे खासा मुतासिर कर दिया था। कॉल ने उसकी नाक की तरफ इशारा किया, आपकी नाक पर। उसने कुछ कहना चाहा, सॉरी सर, दरअसल गलती मेरी ही है, लेकिन राधिका ने उसकी बात काट दी। बोली, हम दोनों आपस में एक दूसरे की गलती से टकरा गए थे। ब्रिगेडियर कॉल ने कहका लगाया, ओहो वंडरफुल। राधिका ने सामने फ्लैट्स की तरफ इशारा किया, मिस्टर प्रदीप खन्ना हाल ही में लंदन से आए हैं और इन्होंने हमारे ही इलाके में फ्लैट किराए पर लिया है। ब्रिगेडियर कॉल ने उस पर ललचाई हुई नजरें डालते हुए कहा, भाई अगर आप मसरूफ नहीं हैं तो हमारे साथ ही आ जाइए, चाय का एक कप हो जाए, यूं भी तो आज संडे है। प्रदीप ने कहा, थैंक यू सर, लेकिन आप तो मसरूफ लोग हैं, मैं अभी नाकारा हूँ, मैं फारिग ही हूँ, आप अगर डिस्टर्ब। राधिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ओ कम ऑन, और अपने साथ चलने के लिए रजामंद कर लिया। प्रदीप ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे टारगेट तक रसाई हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी और अब शिकार खुद ही शिकारी को अपने ठिकाने पर ले जा रहा था।